जिस पर चर्चा करना जरूरी है। पहला नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, जिस वजह से SC ST OBC समाज को भारत में जीने का अधिकार मिला था, ये सब आप जानते हैं। और दूसरा, आज ही के दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो है वो इस दुनिया को अलविदा कह गए थे और आज क्रिसमस है। और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आज ही के दिन बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जलाया था। और मनुस्मृति को जलाया क्यों था, ये सोचना समझना आप सबके लिए जरूरी है, क्योंकि SC ST OBC समाज के साथ मनुस्मृति में जो लिखा है उसके तहत क्या होता रहा है ये सब आप जानते हैं या नहीं जानते, वही आपको बताने के लिए आज हम न्यू प्लॉट में विश्वकर्मा लाइब्रेरी में पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंच करके प्रयास करेंगे कि आपको बता सकें कि OBC समाज मनुस्मृति को लेकर के क्या सोच रहा है और बाकी भी लोग जो हैं पूरे देश के वो मनुस्मृति को कैसे देखते हैं, खासकर महिलाएं कैसे देखती हैं। इस पर शाम को जो प्रोग्राम हमारा आएगा उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वक्त जो लोग यहाँ पर खड़े हैं इन लोगों से चर्चा कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि मनुस्मृति को लेकर के ये कैसे देख रहे हैं। कटारिया साहब बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रोग्राम। जी नमस्कार जी। कटारिया साहब, एक तो आज ज्ञानी जैल सिंह जो हैं देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने अलविदा कहा था। उसके बाद कोई ऐसा शख्स OBC समाज से जो राष्ट्रपति बन पाया हो या फिर आगे किसी को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? सर ऐसा है कि ये फिर संविधान की और डॉक्टर अम्बेडकर की ही कृपा है कि एक मिस्त्री का बेटा जो है वो राष्ट्रपति बन गया, ज्ञानी जैल सिंह। तो आज उनकी पुण्यतिथि है। 1994 में उनकी आज ही के दिन एक्सीडेंट से डेथ हुई थी। आज हम उनको याद कर रहे हैं। याद इसलिए कर रहे हैं कि एक तो वो OBC नेता थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और OBC होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है उनको याद करें। और आज बच्चे बहुत सारे शामिल हुए, हमने बच्चों को ये बताने की कोशिश की कि अपना इतिहास पता होना चाहिए, अपने महापुरुषों का आपको ज्ञान होना चाहिए। और ये मैटर ऑफ चांस समझ लीजिए या भगवान की तरफ से ऐसा है कि आज 3 दिन जो है वो बहुत बड़े दिन है एक साथ। तो तीनों जो दिन है 25 दिसंबर को ही ज्ञानी जैल सिंह से दुनिया को अलविदा कहे। 25 दिसंबर को ही जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और 25 दिसंबर 1927 को ही डॉक्टर अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया था। तो ये मैटर ऑफ चांस समझ लीजिए या कैसे भी समझ लीजिए, हमने इन तीनों बिंदुओं पर आज चर्चा की है और हमने अपना जो फर्ज है हमारा हमने वो पूरा किया है। लेकिन इन तीनों चीजों को देखते हुए मनुस्मृति पर जब बात आती है तो एक अलग विषय बन जाता है और इस पर चर्चा होने लगती है कि मनुस्मृति को आखिर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जलाया क्यों। और आज OBC समाज मेरे ख्याल से जम्मू में पहली मर्तबा हो रहा होगा कि उस पर चर्चा की जा रही है। नहीं, पहली मर्तबा नहीं है। हम पहले भी मनुस्मृति गहन दिवस जो है वो बड़े तौर पर तो नहीं मनाते, लेकिन हम ये किसी जैसे 3 फंक्शन एक साथ क्लब हो जाते हैं तो नेचुरल सी बात है कि आज के दिन का जो मनुस्मृति जलाना बहुत बड़ी बात है। देखो, किसी देश का एक किसी बड़े वर्ग का ग्रंथ और उसको एक दूसरा वर्ग जो है वो जलाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आखिर उसमें क्या छिपा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि उसको जलाने की नौबत आ गई। जलाना तो एक सिंबॉलिक था। तो मनुस्मृति की किताबें तो आज भी अवेलेबल हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको जलाने के काबिल समझा। इसलिए समझा कि मेरे ख्याल सभी जानते हैं, मैं थोड़ा सा कहूंगा कि उसमें कुछ ऐसी गैर बराबरी चीजें लिखी हुई हैं जो आज के युग में फिट नहीं बैठती हैं। उस जमाने में जिस जमाने में मनु ने लिखा होगा उस समय हो सकता है कि हमारा सामाजिक ढांचा जो है उस तरह का होगा या उस तरह की इजाजत देता होगा। आज के युग में मनुस्मृति जो है वो फिट नहीं बैठती है और वो इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जब उसका स्टडी किया तो क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो इंग्लैंड में पढ़े हैं, कोलंबिया में पढ़े हैं, उन्होंने बैरिस्ट्री की है। तो जब वो इतना ज्ञान प्राप्त करके यहाँ आए तो मनुस्मृति उनके जब सामने वो उसको स्टडी करते हैं तो उनको तो लगा था ये किताब जो है जलाने के काबिल ही है, ये पढ़ने और अडॉप्ट करने के काबिल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जलाया उसको। मेरे साथ वकील साहब हैं, अपना नाम बताइए साहब। मेरा नाम सुरेश डोगरा है। वकील साहब, सवाल ये है कि देश अब कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा
जो कॉन्स्टिट्यूशन देश को दिया गया वो चल रहा है, लेकिन मनुस्मृति के नुकसान क्या थे और उसमें शूद्र वर्ण जो है उसके साथ आखिरकार किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, और मनुस्मृति क्या कहती है उसके बारे में? कुछ ऐसी चीजें जो इंसान को इंसान नहीं समझती। मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, मुझे जमीन जायदाद लेने का अधिकार नहीं है, मुझे रोटी कपड़ा और मकान का आजादी नहीं है, तो उस डॉक्यूमेंट को करेगा क्या जो इंसान को इंसान नहीं समझता, जो स्त्री को तन ढकने की इजाजत नहीं देता, जो स्त्री को पढ़ने की इजाजत नहीं देता, उसको बाहर घूमने की इजाजत नहीं देता। और उसके कंपैरेटिवली जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हर जन्मे हुए मनुष्य को उसके संपूर्ण अधिकार देता है, उसको रोटी पानी का अधिकार देता है, कपड़ा तन ढकने का अधिकार देता है, उसको दुनिया में आने का, चाहे वो कहीं भी पैदा होता है, चाहे वो कूड़े के ढेर पे मिलता है, उसको पूरा अधिकार है। आर्टिकल 16 ये कहता है कि कहीं भी पैदा हुआ बच्चा उसको संपूर्ण अधिकार मिलेगा, और पढ़ाई का अधिकार मिलता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मिलता है, राइट टू लिबर्टी मिलता है। तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ही बेहतर है, जो इंसान को इंसान समझता है, और मनुस्मृति इंसान को इंसान नहीं समझती। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने उसको जो जलाया, मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर किया उन्होंने, अच्छा किया। लेकिन एक सवाल इसके साथ ये खड़ा हो रहा है कि आजकल यूट्यूब पर बड़े सारे वीडियोस आ रहे हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि लोगों को भ्रमित किया गया है। मनुस्मृति में ऐसा कुछ नहीं था। मनुस्मृति में कोई भी व्यक्ति वो क्षत्रिय बन सकता था, वो बिजनेसमैन बन सकता था, और लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। मनुस्मृति में ऐसा नहीं था। लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ये है? अगर कुछ ऐसा वो कहते हैं और वो जहाँ पे कंट्रोवर्सी बनती है, तो वो तो एक डिबेट का विषय है। तो मुझे लगता है कि समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग वहां पे बैठे और डिबेट करें, और डिबेट में जो तथ्य है वो सामने आ जाएगा। तो डिबेट बहुत जरूरी है। और मैं तो कहूंगा कि जो यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हैं वो मनुस्मृति को भी पढ़े, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तो सब पढ़ते हैं। उसको बन के ही जजेस बने हैं, उसको बन के ही पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं, उसको पढ़ के ही आज एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। और दोनों में जो तुलना की जाए कि बेहतर कौन सा था और भ्रमित किसको किया गया है, ये डिबेट का विषय है। और मुझे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पे ये डिबेट होना चाहिए। एक मैं आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर लूंगा, फिर बाकी साथी हैं उनसे बात करूंगा। आरक्षण को लेकर जम्मू कश्मीर में अब एक जंग शुरू हुआ है नया। उमर अब्दुल्ला उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी टिप्पणी या कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते। 6 महीने का वक्त उन्होंने मांगा है। स्वर्ण जाति के लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि ये आरक्षण जो है नुकसान कर रहा है, जिस वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं कटारिया साहब से भी इस पर लूंगा सवाल। जो भारतवर्ष में, सिर्फ भारत की बात करूंगा, जो उत्पीड़न शूद्र समाज ने 3000 साल पहले देखा, और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद थोड़ा सा उठने का मौका मिला, तो जो उत्पीड़न है, अगर कोई और समाज वो भुगता हुआ है, तो मैं कहूंगा कि उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग, जो दलित समाज है, जितना उत्पीड़न उसने देखा है, तो मुझे लगता है कि अगर आजादी को 80 साल के करीब हुए हैं, तो मुझे लगता है कि और 80 साल लगेंगे उस उत्पीड़न की उसको भरपाई के लिए। 80 साल जब 100 साल और लगेंगे उस भरपाई को। मेरा तो ये कहना है, और मुझे लगता है हर समाज का यही कहना है कि उस पीड़न की जो रिजल्ट्स हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो मुझे लगता है कि आज तक देखने को मिल रहे हैं। और मैं दबे शब्दों में कहूंगा, क्योंकि खुल के कहूंगा तो मारा जाऊंगा, विक्टिम मैं भी हूँ। जी बिल्कुल। कटारिया साहब, ये अब ऐसी भी बातें कही जा रही हैं कि कुछ कटौती करके स्वर्ण जाति के लोगों को फायदा देना चाहिए, और ये कटौती कहाँ से होगी आरक्षण में, ये आप समझ सकते हैं? नहीं सर, ऐसा है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कंसेप्ट दिया था ना रिजर्वेशन का, वो पूना पैक्ट 1932 में ये इसका रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया था। कंसेप्ट ये था कि जो लोग जिनके साथ भेदभाव होता है और जो अनटचेबल हैं, या फिर जो लोग नौकरी में आ ही नहीं सकते, उनके लिए थोड़ा उसमें रिजर्वेशन रखी जाए।
आज जो 75 साल के बाद जो रिजर्वेशन की परिभाषा ही वो इतनी डैमेज कर दी गई है, इतनी खराब कर दी गई है, इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करके भी कर दी गई। आज रिजर्वेशन जो है वो जनरल कास्टों को भी दी जा रही है। तो ये पॉलिटिकल वोट बैंक बनाने के लिए या पॉलिटिकल माइलेज के लिए पॉलिटिकल पार्टियां समय समय पर इस रिजर्वेशन को यूज करती रही, भले ही वो रिजर्वेशन का कुछ भी कर दें, गैर कानूनी रिजर्वेशन दे दें। अब आज जो जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन को रिव्यू करने की कमेटी बनी है, उसको ये मालूम होना चाहिए कि आज भी 28% रिजर्वेशन जो है वो जनरल लोगों को दी हुई है। काट दो वो कौन सी है? 10% बैकवर्ड एरिया। जब EWS आ गया तो फिर बैकवर्ड एरिया नहीं होना चाहिए। शेड्यूल्ड ट्राइब 2, वो भी बैकवर्ड एरिया वाले लोग हैं, वही लोग हैं जो 20% हो गया। 4% उसी एरिया में लाइन के साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ 24 हो गया। और हाँ 24%, तो ये 24% तो जनरल वालों को मिली हुई है, वो काट दो ना। पर अभी तो ये कहा तो यही है, अभी जो कहा जा रहा है कि अभी और ST OBC और SC के कुछ काट करके उन्हें देने की जरूरत है, तभी ये 50% जो है। हम ये कहते हैं कि OBC का 27% बनता है, 30% इनकी पॉपुलेशन है एज पर सेंसस ऑफ इंडिया। तो 30% पहले OBC को दीजिए, जिसको 8 दिया हुआ है, उसका 30 पूरा 27 कर दीजिए, चलो 30 नहीं तो उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब को 10% और EWS को 10%, कितना हो गया? 48। यही कैटेगरियां हैं जिनको पूरे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजर्वेशन के एलिजिबल मानता है। बाकी एरिया वेरिए जो है या ST2 जो है ये आर्टिफिशियल रिजर्वेशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज भारत के संविधान से चलता है। इसका अपना जो अलग कॉन्स्टिट्यूशन था एज पर 370 वो खत्म हो गया, 370 भी चला गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी चला गया। तो अब ये स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलती है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बैकवर्ड एरिया, पहाड़ी स्पीकिंग, लाइन ऑफ कंट्रोल की कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये तीनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर कमेटी को काम करना है तो इन तीनों को डिलीट करे और OBC का 27% पूरा करे, मतलब मामला खत्म हो जाता है। तो ये एक बड़ी बात है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि 100% आरक्षण लागू कर दीजिए, जिसकी जितनी संख्या होगी उसे उतना मिल जाएगा, तो ये भी साफ हो जाएगा। अब ये साफ हो गया कि 24% किसे मिल रहा है। अभी ये कहा जा रहा है कि और भी लोगों का SC और OBC और ST का शायद काटने की बातें कही जा रही थी, जिससे उमर अब्दुल्ला बच रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए कि आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, आप लोगों ने ज्ञानी जैल सिंह जी को श्रद्धांजलि दी है, और मनुस्मृति खास करके एक मुद्दा है, क्योंकि इन दिनों में चर्चा बनी हुई है, और आज खास करके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जलाया था उसे। तो आप क्या देख रहे हैं कि अब मनुस्मृति जो है वो पूर्ण तौर पर समाप्त हो चुकी है या अभी भी काम कर रही है? देखिए, जहाँ तक मनुस्मृति का मसला है वो तो अभी भी चल रही है। वो खत्म कहाँ हो गई? वो तो खत्म नहीं हुई। तो कैसे मानते हो? लेकिन ये है कि कम हो गई है। जो पहले हमारे उसमें लिखे गए थे जो जितने भी प्रोविजन, उसको आस्ता आस्ता हमारे जो संविधान था, संविधान के तहत वो उसको दबा दिया गया उसको। लेकिन लोग कह रहे हैं, अपर क्लास के जो लोग हैं वो आज भी उसी दिशा पे चल रहे हैं, उसी को अपना संविधान मानते हैं, और उसी के तहत वो लोगों के ऊपर जो शूद्र समाज है उनके ऊपर अपना दबाव बनाते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो मानता ही नहीं है कि अब मनुस्मृति है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता है, वो ऐसी कोई ऑथेंटिक किताब नहीं है, मानता तो नहीं है। लेकिन जो हमारा अपर क्लास का तबका है वो आज भी मानता है इसको। आज भी वो शूद्र समाज जितना भी है उसके ऊपर दबाव बनाता है उसको लेके। तो इसका मतलब ये है तो कहीं ना कहीं असर जो है मनुस्मृति का वो आज भी है। हालांकि माने या ना माने तो वो अलग बात है, लेकिन दबाव जो अभी है उसका बना हुआ है, और कोशिश ये की जा रही है। आप भी देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी ने एक हाथ में संविधान पकड़ा और एक हाथ में मनुस्मृति, और चैलेंज किया उसने पूरे पार्लियामेंट के अंदर कि आज भी बीजेपी के लोग जो है, अपर क्लास के लोग जो हैं, मनुस्मृति जो है लागू करने के चक्कर में हैं, और उसके लिए अलग अलग हथकंडे जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। जबरदस्ती लोगों के ऊपर
थोपे जा रहे हैं। आज जो विश्वकर्मा योजना जो निकाली गई है उसका भी यही एक पार्ट है कि जैसे 47 से पहले जो काम करने वाले लोग थे उनको पढ़ने का हक नहीं था, उनको सिर्फ काम करना है। तो आज ये योजना लागू करने का उनका मतलब ही यही था कि वो लोग दोबारा काम करें, वो नौकरियां ना करें। क्या लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किस लिए किया जा रहा है और इसका नुकसान क्या होगा? SC ST OBC समाज को समझ नहीं है इस चीज की। समझ आ रही है, क्यों नहीं है, समझ है। जगह जगह इसकी चर्चा हो रही है, इस मीटिंगें हो रही हैं, और खासकर ओबीसी समाज जो है आज जागृत हो चुका है। आज पहले जैसा समाज नहीं रहा, आज जागृत हो चुका है, और आने वाले दिनों में इसका असर आपको दिखाई देगा। इसका जिस पावर से इस समाज को वंचित रखा गया है, अब वो दिन दूर नहीं कि वो पावर उनके पास आएगी। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाली असेंबली में इसका असर आपको दिखाई देगा, क्योंकि ओबीसी का जितनी भी क्रीम है, जितने भी लीडरांस है, उनको बहुत चिंता है अपने समाज की, और उस पर चर्चा कर रहे हैं वो। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई तो कितने लोग थे ओबीसी समाज के जो जीते हुए जिन्होंने विरोध किया उसका, या फिर संविधान का जब मुद्दा खड़ा हो तो उस पर चर्चा करने के लिए आ गया है? देखो, ऐसा है कि जो हमारे लीडर जीत के जाते हैं और जिस पार्टी से जीत के जाते हैं, कुदरती उनकी बोली उनको बोलनी पड़ती है, उनके इशारे पे उनको चलना पड़ता है, वो दबाव में होते हैं। ओबीसी के SC के अपने राजनीतिक दल भी हैं, उसमें क्यों नहीं चले जाते? दूसरे दलों में जाते क्यों हैं? उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। ओबीसी के कितने दल हैं? ओबीसी के गिने चुने दल हैं। उनके पास भी तो 2 ही पार्टियां हैं। 2 पार्टी हैं, लेकिन पावर में वो रही, पावर में वो रही, कांग्रेस या बीजेपी। पावर में तो बहुत है ना। ओबीसी की पार्टी जी थी वो कमजोर थी, क्योंकि इनके पास धन। तो क्या मतलब होता अब मजबूत होंगी? बिल्कुल मजबूत होंगी, बिल्कुल मजबूत होंगी। और आने वाला समय जो है SC और OBC का होगा, ये हम दावे के साथ कहते हैं। ये एक बड़ी बात हुई है कि बहुजन समाज अब जो है वो राज करेगा। एक चीज कही गई है, अगर सीधे तौर पर मैं ये कहूँ, गांधी साहब आप कैसे देख रहे हैं? अब वो क्या रहा है, बदलाव क्या है? मतलब इस साल के अंत तक आपने क्या देखा? जो साल निकल जा रहा है और अगले साल में कुछ बदलाव आएगा? SC ST OBC समाज के लिए कुछ होने वाला है या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं उनके लिए? देखिए, जो हमने देखा है साल में, हमने तो पहले इलेक्शन देखी है। इलेक्शन में हमने बीजेपी को भी कहा भाई ओबीसी को एज पर 27% जो रिजर्वेशन है उसके मुताबिक टिकटें दी जाए। बीजेपी ने भी नहीं दी। कांग्रेस से अप्रोच की तो कांग्रेस वालों ने राहुल से मिलने नहीं दिया, उन्होंने भी कोई टिकट नहीं दी। तो हमने तो ये देखा कि ओबीसी के साथ दोनों पार्टियों ने दगा किया है, छल किया है। रही बात मनुस्मृति की, तो ये मनुस्मृति हमारे लोगों में दिमाग में बैठाया है। ये मनुस्मृति जो ये भगवान ने लिखी है, भाई हमने तो देखा नहीं किस भगवान ने लिखी है। ये इनका मनु जो था, इनका बड़का था। बड़का मतलब इनका ही बरादर का एक बड़ा आदमी था, उसने अपने बेनिफिट के लिए लिखा है। क्या आज तक क्या साइंस ने कभी मुंह से आदमी को पैदा हुआ देखा? देखा मनुस्मृति में तो लिखा है। कोई क्षत्रिय बाजू में देखा कभी पैदा होता? तो ये मनुस्मृति में लिखा है। शूद्र जो है, जो बैकवर्ड क्लासेस है, ये भी शूद्र है। ये कौन से पैदा हुआ? क्या ऐसा देखा कभी हुआ? या हिंदुस्तान में ही ये मुंह से या बाजू से या कौन से पैदा होते? फॉरेन कंट्री में कहां से पैदा होते? वो हमारे से बहुत आगे है। इसलिए उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए ये लिखा है और हमारे हक हकूक छीनने के लिए लिखा है कि हम जब पढ़ ना सके, वो भी लिखा है कि शूद्र अगर कोई पढ़े तो उसकी जीप काट लो, पढ़ते सुन ले, उसके कान में सिक्का डाल दो। यही किताब में लिखा है। उस किताब को हम क्यों माने जिस किताब में बराबरी ना हो? हम बराबरी चाहते हैं, हम इंसान हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें बराबरी देता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, अम्बेडकर वादी हैं हम, और किसी ग्रंथ को नहीं मानते। जैसे कि अभी पार्लियामेंट हाउस में अमित शाह जी ने अम्बेडकर 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 बोला,
ये कौन सी लैंग्वेज है? इतना बड़ा विद्वान आदमी जो वर्ल्ड में 150 कंट्री में सिंपल ऑफ नॉलेज है, उसको अम्बेडकर बोल रहे हैं। और हर बार जाके यूनिवर्सिटी में देखो, हर यूनिवर्सिटी में आगे लगा है सिंपल ऑफ नॉलेज, जिन्होंने 32 डिग्री की है, तो उसको जिसने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उसको अम्बेडकर बोल रहे हैं। अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये क्या है? कौन सी भाषा है? आप पार्लियामेंट हाउस में बोल रहे हैं, ये गृह मंत्री हैं, आपको ये सोच के बोलना चाहिए। उन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हर इंसान को बराबरी दी है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो आज हम आपको इस प्रोग्राम में लेकर के आए थे। यहाँ पर चर्चा हुई है, बच्चों को बताया गया है कि आखिर SC ST OBC समाज के लोगों को किस ओर चलना है और कैसे अपने हक अधिकार लेने हैं। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपनी राय रखिए कि आप मनुस्मृति को लेकर के क्या सोचते हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।